हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे इस संडे रिवीजन सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा थर्ड वीक का रिवीजन है। फर्स्ट और सेकंड वीक का हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे, जबकि लास्ट जो रिसेंट वीक है उसका हम थोड़ा डिटेल में रिवीजन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल का परिचय आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया था फड़ चित्रण से। फड़ चित्रण के बारे में जब हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें रेजा याद आना चाहिए, कपड़े की पृष्ठभूमि, और लोक देवताओं के शौर्य गाथाओं का जो वर्णन है वो फड़ चित्रण है। इसमें श्रीलाल जी जोशी जो शाहपुरा के थे, जिन्हें 2006 में पद्मश्री मिला, उसके बारे में हम जरूर याद करेंगे। फिर RGS राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसमें 200 स्टूडेंट 150 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड इनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और 20 अगस्त 2021 से ये योजना शुरू हुई थी। महिला कमजोर आय वर्ग को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी से इसका चयन किया जाएगा। फिर उच्च शिक्षा में गवर्नमेंट के विकास कार्यों के बारे में हमें बताना था, जिसमें हमने बताया कि 1958 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। फिर कोविड के कारण ज्ञान सुधा, ज्ञान परख, ज्ञान दूत जैसे कार्यक्रम चलाए गए। फिर नए विद्यालय, महाविद्यालय, नए यूनिवर्सिटीज़ खोले गए। शिक्षा संबल योजना के बारे में हमने बताना है। साथ ही हमें इसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के बारे में भी बताना है, जो हमने अभी पिछले सेक्शन में पढ़ी। उसके बाद में पुनर्जागरण क्या था, ये इटली से ही क्यों शुरू हुआ, तो इसमें हमने पुनर्जागरण के बारे में बताया कि बौद्धिक व उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जो मध्यकालीन बंधनों से मुक्ति के लिए तर्क या जिज्ञासा आधारित बौद्धिक चेतना थी। ये इटली में ही क्यों हुआ, इसके पीछे हमने भौगोलिक कारण देखे। इटली में समृद्ध नगरों, समृद्ध मध्यम वर्ग की उपस्थिति देखी। साथ ही किस्तुनतूनिया पर तुर्की आक्रमण होना भी हमने इसमें देखा। फिर अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण रहे, तो जिसमें हमने क्रूसेड्स, व्यापारिक समृद्धि, कागज व मुद्रण यंत्र का आविष्कार, किस्तुनतूनिया पर तुर्की अधिकार और मानवतावाद का विकास, और साथ ही मंगोल साम्राज्य जो कि कुबलाई खां के नेतृत्व में, जहाँ से जो यूरोपीय लोग हैं वो कुबलाई खां के दरबार में जाके जो वापस आके उन्होंने जो अपने यात्रा वृतांत लिखे, उससे भी पुनर्जागरण को बल मिला। इसके साथ ही हमने अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण के प्रभाव व परिणाम के बारे में हमने बताना है। तो प्रभाव में हमने इसके साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव, कला के क्षेत्र में प्रभाव, विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, मानवतावाद के उदय के रूप में हमें इसके प्रभाव बताने हैं। जबकि परिणाम में हमें बताना है कि इससे अभिव्यक्ति की भावना का विकास हुआ, भौतिकतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के बीच में उभर के आई। साथ ही पुरातन के आडंबरों से लोगों का मोहभंग हुआ। सुधार आंदोलन व इसके 4 कारण हमें बताने हैं, जिसमें हमने सुधार आंदोलन की परिभाषा के रूप में बताना है कि किस प्रकार से मध्यकालीन यूरोप में पुनर्जागरण और इनके बाद एकाएक धर्म के सुधार की मांग उठने लगी और लोग तर्क और जिज्ञासा आधारित जो ज्ञान है उसके आधार पर धर्म सुधार आंदोलन की ओर अग्रसर होने लगे। इसके कारण के बारे में यदि हम बताएं तो इसमें पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण कारण था। साथ ही पोप का अनावश्यक राजनीतिक न्यायिक मामलों में जो हस्तक्षेप था वो एक कारण था। इसके साथ ही क्षमा पत्रों की बिक्री जो थी वो इसका तात्कालिक कारण था। साथ ही तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नए मध्यम वर्ग का उदय होना भी इसका एक कारण रहा। आगे चलते हैं। आगे हमें 3 टर्म्स दी गई थी, लिमंट व नन्सिमस, एक्स कम्युनिकेशन, इंटरडिक्ट। इनको हमें 15-15 शब्दों में डिफाइन करना था। तो ये तीनों एक तरह से सेकंड और थर्ड जो एक्स कम्युनिकेशन और इंटरडिक्ट है, ये दोनों एक विशेषाधिकार हैं, जिसमें एक्स कम्युनिकेशन के तहत पोप चर्च जो है वो राजा को मजहब या पद से हटा सकता था, जबकि इंटरडिक्ट के माध्यम से पोप राजा के चर्च को बंद कर सकता था, पोप राज्य के चर्च को बंद कर सकता था। लिमंट व नन्सिमस की हम यदि बात करें तो राज्यों पर नियंत्रण रखने वाले पोप के प्रतिनिधि जो थे वो लिमंट व नन्सिमस के नाम से जाने गए। इनका पद नाम था लिमंट व नन्सिमस। फिर हमें अगला प्रश्न था, सुधार आंदोलन के तात्कालिक कारण को बताना था। तो तात्कालिक कारण हमने पढ़ा कि क्षमा पत्रों की जो बिक्री की गई पोप लियो 10 के द्वारा 1517 में, और उस दौरान पादरी टेंट जेल जो जर्मनी में क्षमा पत्रों की बिक्री के लिए गए, वहां पे लूथर ने उनका कड़ा विरोध किया। यही तात्कालिक कारण रहा सुधार आंदोलन का। अगला प्रश्न है, रिफॉर्मेशन जो सुधार आंदोलन है उसके प्रमुख विचारकों के नाम लिखने थे। इसमें हमने जॉन वाइक्लिफ जो कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिवोल्यूशन कहलाए, साथ ही जॉन हंस, इरेस्मस, लूथर, सेवानसेला, ज्विंगली और कॉल्विन इत्यादि नाम हमने
लिखे थे। इसके बाद में हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है पाने और काष्ठकला पर। तो पाने के बारे में हमने पढ़ा कि पर्व त्योहार पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र जो कि सर्वसुलभ थे और ग्रामीण क्षेत्रों में ये इनका प्रचलन ज़्यादा है। साथ ही काष्ठकला के बारे में हमने पढ़ा कि चित्तौड़ का जो बस्सी है वो इस क्षेत्र में अग्रणी है। इसके टाइप्स के बारे में हमने बताया कि मोर चोपड़ा, गणगौर, बाजोट इत्यादि इसके काष्ठ कला के टाइप्स हैं। इसमें दो टाइप्स को हमें स्पेशली डिफाइन करना था, जिसमें हमने कावड़ और बेवाण के बारे में चर्चा की। कावड़ जो कि मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें मल्टीपल डोर्स होते हैं, जबकि बेवाड़ में वन साइडेड डोर होते हैं जो कि अनंत चतुर्दशी व झूलना एकादशी पर इष्ट देव के जुलूस में प्रयुक्त किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न था प्रोटेस्टेंट वाद व एंग्लिकन वाद के बारे में हमें बताना था। तो प्रोटेस्टेंट वाद जो है वो यूरोप में पुनर्जागरण के बाद, सुधार आंदोलन के बाद, जब स्पीयर की पंथिक सभा हुई 1526 में, पहली पंथिक सभा, उस दौरान लूथरवाद और कैथोलिक जो वर्ग है उनमें इनका विभाजन हुआ। फिर 1529 की दूसरी स्पीयर सभा में भी जो लूथरवादी थे उनके अगेंस्ट सख्त प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों का जब लूथरवादियों द्वारा विरोध किया गया तो ये विरोध जो है प्रोटेस्टेंट यानी विरोध प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से कहलाया। प्रोटेस्ट को हिंदी में विरोध कहते हैं। फिर एंग्लिकनवाद के बारे में हमने हेनरी थर्ड जो ब्रिटेन का सम्राट था, ब्रिटेन का राजा था, और उसके पत्नी कैथरीन के मध्य जो विवाह विच्छेद की स्टोरी थी, जिसमें पोप ने कोई सक्रिय निर्णय नहीं लिया क्योंकि चार्ल्स पंचम जो था वो उस समय रोम का सम्राट था और उसी के अंतर्गत पोप और चर्च की जो सिक्योरिटी थी वो उसके अंतर्गत आती थी। तो यदि पोप इस विषय में हेनरी थ्री के पक्ष में निर्णय देता तो चार्ल्स पंचम को वो नाराज कर देता। तो इस विषय में पोप ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया। अंततः हेनरी थ्री ने एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास किया और जो ब्रिटेन के चर्च थे उनको राष्ट्रीय चर्च का दर्जा दिया और एंग्लिकन चर्च ये आगे जाके कहलाए। इस पूरे आंदोलन को एंग्लिकनवाद कहते हैं। जो ब्रिटेन में सुधार आंदोलन हुआ इसे एंग्लिकनवाद के नाम से जाना गया। अगला था प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की टिप्पणी देनी हमें, जिसमें हमने बताया कि नए बनते जा रहे लूथरवादी जो राज्य थे उनके अगेंस्ट कैथोलिकों द्वारा स्वयं में जो सुधार किए गए उन्हें प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। ये ट्रेंट की सभा में ये सूचीबद्ध किए गए और इग्निशियस लोयोला का इसमें मुख्य योगदान था। अगला प्रश्न है हमें मांडना और मृणशिल्प पर चर्चा करनी है। तो मांडना अपने आप में वर्ड जो है उसका अर्थ निकलता है अलंकृत करना, यानी गोबर लिपि सतह पर चूने, गेहूं व खड़िया से जो मांडना लेपे जाते हैं उनको मांडना कहते हैं। जबकि मृणशिल्प की यदि हम बात करें तो मांगलिक कार्यों, त्योहारों आदि में यूज किए जाते हैं, जैसे सरवर माट इंगेजमेंट में, करवा पूजा, पंचमुखी घड़ा जो है वो गंगा पूजन में, साथ ही ग्रामीण एरिया में चटकीले रंग में सजे और आग में पकाई गई मृण मूर्तियां भी फेमस हैं। इसके लिए हमने मोलेला राजसमंद जो है उसको स्पेशल रूप से मेंशन किया था। अगला प्रश्न है सुधार आंदोलन के परिणाम के बारे में हमें बताना था कि क्या परिणाम रहे। तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ईसाई मजहब का विभाजन हुआ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। उसके साथ ही प्रतिवादी सुधार आंदोलन हमें देखने को मिले, राष्ट्रीय भावना का विकास देखने को मिला, आर्थिक विकास देखने को मिला और समाज में नैतिक अनुशासन बढ़ा। साथ ही गृह युद्ध भी कुछ जगह देखने को मिले और साहित्य व शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इस दौरान हमें देखने को मिला। अगला प्रश्न औद्योगिक क्रांति क्या थी और इससे क्या परिवर्तन हुए। तो औद्योगिक क्रांति को हमने एक डायग्राम से समझा था कि जनसंख्या संसाधन जब बढ़ेंगे तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेंगे और यदि उत्पादन बढ़ेंगे तो विदेशी व्यापार बढ़ेगा और इस तरह से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, जो कि अंततः औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार कारक रही। परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इससे मशीनीकरण, इस्पात कारखानों का विकास, बैंकिंग पद्धति का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यातायात आदि, इसमें यातायात व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुए वो इसके हम मुख्य परिवर्तन काउंट करते हैं। फिर हमें औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों आरंभ हुई। तो इसके पीछे हमने कारण दिए कि इंग्लैंड में विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, साथ ही वहाँ पे राजनीतिक स्थायित्व था, मांग के अनुरूप वहाँ पर उत्पादन की व्यवस्था थी, वहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या थी जो कि अपने आप में एक संसाधन के रूप में काम आती थी, और लोहे व कोयले की एक जगह उपलब्धता, साथ ही बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्रतिनिधियों का
हस्तक्षेप होना और भौगोलिक परिस्थितियां, साथ ही कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली, ये सब कारक जिम्मेदार थे जिनके वजह से औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में ही संपन्न हुई। औद्योगिक क्रांति के कृषि क्षेत्र, लौह क्षेत्र और वस्त्र क्षेत्र में क्या परिवर्तन रहे? तो कृषि क्षेत्र में हमने पढ़ा कि इसके बिना आईआर संभव ही नहीं था, और आईआर से मेरा अर्थ है इंडस्ट्रियल रेवोलाइजेशन। फिर कृषि अब जो धीरे धीरे जीविकोपार्जन का साधन बनता जा रहा था, इसमें मशीनीकरण और नए नए आविष्कार जो थे उनका प्रयोग बढ़ता जा रहा था। फिर वस्त्र उद्योग में हमने पढ़ा कि किस तरह से सूती वस्त्र, जो पहले कच्चा माल भारत में कच्चा माल उत्पादन होता तो भारत से उत्पादन होता था, साथ ही धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से जो भारत का कच्चा माल है वो सीधा इंग्लैंड ले जाकर वहां पर उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाने लगा। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोलाइजेशन का कपड़े सेक्टर, वस्त्र उद्योग में जो चेंजेस था। उसके साथ ही लौह उद्योग में लोहे के बजाय इस्पात का प्रयोग बढ़ गया, जो कि सस्ता और लचनशीलता में भी उसमें काफ़ी लोहे से बेहतर था। तो इसके साथ ही अगला हमारा प्रश्न है सांझी, गोदना, थेवा कला और ब्लू पॉटरी, इन पर हमें टिप्पणी करनी है। तो सांझी जो है वो श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा पार्वती माता का पूजन किया जाता है। इसमें सफेदी पुती दीवार पर गोबर से उकेरा जाता है, और अंतिम 5 दिनों में जो बड़ी आकृति की सांझी बनाई जाती है उसे संजा कोट कहते हैं। ये हमें इसमें डिस्कस करना था। गोदना के बारे में हमें बात करनी थी कि तीखे औजार से चमड़ी में गोद कर काला रंग भरा जाना, जो कि देह सज्जा का एक प्रकार है। पहले सुई व बबूल के कांटे का इसमें प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल इसमें इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसके द्वारा गोदा जाता है। प्राकृतिक कलर में हमने पढ़ा था कि कोयला, राख, कालिख को आख के पत्ते या तिल के तेल में मिलाकर चमड़ी में भरते थे। आजकल तो इसमें प्राकृतिक रंग का यूज नहीं होता, सारे आर्टिफिशियल रंगों का यूज होता है। साथ ही आजकल गोदने जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। फिर थेवा कला की हम बात करें तो इसमें कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, जिसमें बेल्जियम का रंगीन कांच प्रयुक्त किया जाता है। इसमें आभूषण, मूर्तियां आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो इस विधा के लिए फेमस है। ब्लू पॉटरी की हमने बात की कि ये चीन और फारस मूल की थी। मुगल काल में ये भारत आई, तथा राजस्थान के यदि हम बात करें तो महाराजा राम सिंह के समय ये राजस्थान में लाई गई। इसमें बर्तनों पर चित्रकारी कर एक विशेष लेप चढ़ाया जाता है। अस्तर और ग्लेज का ये लेप चढ़ाकर इसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर उस पोट्री को पकाया जाता है। और इस विधा में स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत जिन्हें पद्मश्री मिला था, और स्वर्गीय नाथीबाई का हमें जिक्र जरूर करना है। अगला प्रश्न है हमारा आईआर के परिणामों, यानी इंडस्ट्रियल रेवोलाइजेशन के जो परिणाम थे उन पर चर्चा करनी थी। तो हमने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक परिणाम पढ़े। आर्थिक परिणामों में हमने पढ़ा कि नगरों का विकास हुआ, बैंक और मुद्रा का विकास हुआ, राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ, आर्थिक संतुलन देखने को मिला, पूंजीवाद और वाणिज्यवाद देखने को मिला। साथ ही राजनीतिक यदि हम विकास की बात करें, परिणाम की बात करें, तो लोकतंत्र की मांग देखने को मिली। श्रमिक आंदोलन जो थे वो उभर कर सामने आए। साथ ही औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की एक शुरुआत इस दौरान हमें देखने को मिली। सामाजिक कारणों की यदि हम बात करें तो संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव देखने को मिला। साथ ही नए सामाजिक वर्ग का उदय और नई संस्कृति का उदय हमें देखने को मिला। बौद्धिक परिणामों में हमने 2 बौद्धिक विचारधारा, आर्थिक उदारवाद और समाजवाद का उत्थान देखने को मिला। नहर उन्माद एक टर्म था, कैनल मेनिया इसको डिफाइन करना था। तो 1788 से 1796 तक ब्रिटेन में 40 से ज़्यादा जो नहर निर्माण परियोजनाएं थी वो संचालित की जा रही थी। तो ये अधिक से अधिक नहर बनाने का जो उन्माद लोगों पे सवार था, तो उस टर्म को नहर उन्माद दिया गया। संक्षिप्त टिप्पणी हमें अगले प्रश्न में करनी है उस्ता कला, दाबू प्रिंट और बंधेज पे। तो उस्ता कला जो कि बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्ण, मीनाकारी या मुनवत्ती का काम किया जाता है, और स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता और मोहम्मद हनीफ उस्ता इसमें फेमस थे। वर्तमान में ऊंट के चमड़े की बजाय इसमें कांच और लकड़ी का भी प्रयोग किया जा रहा है। अगला हम दाबू प्रिंट की यदि बात करें तो अकोला चित्तौड़गढ़ का ये फेमस है। जिस जगह पे हमें प्रिंट नहीं करना हो उस जगह पे लुई या लई या लुगदी से हमने एक दाबू लगा देते हैं। कई जगह का दाबू प्रसिद्ध है, जैसे सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, बालोतरा में मिट्टी का दाबू, सांगानेर या बगरू का गेहूं के बींधन का दाबू फेमस है। फिर यदि हम बंधेज की बात करें तो बंधेज जो है मनोवांछित रंगों के डिजाइन हेतु टाई एंड डाई का प्रयोग करके किया जाता है, और बंधेज जो है वो मुख्य रूप से जयपुर का फेमस है।
चलिए, अगला हमारा प्रश्न है जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल के बारे में हमें बताना था। तो जन सूचना पोर्टल जो कि आपकी सूचना आपका हक आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) का 2 के आधार पर बनाया गया है, जिसमें बिना मांगे सूचना उपलब्ध कराना गवर्नमेंट का एक दायित्व है। और 13 सितंबर 2019 से ये शुरू किया गया और कोविड के दौरान इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है। जन कल्याण पोर्टल की यदि हम बात करें तो 18 दिसंबर 2020 से ये शुरू हुआ। इसका मोटिव है जन कल्याण ही प्राथमिकता, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता। तो इसके द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर हमें बादला और छपाई कला के बारे में बताना है। बादला जो है पानी भरने का जिंक निर्मित बर्तन होता है, जो कि जोधपुर में फेमस है और इसमें कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। छपाई कला की बात करें तो सांगानेर की फेमस है, जिसमें गुर्जन, शीशन, रोहिड़ा व सागवान की लकड़ी से बनाए गए लट्ठा या मलमल पर छपाई की जाती है और इस विधा के लिए मुन्ना लालजी गोयल का नाम हमने पढ़ा था। माया सभ्यता और एज़टेक सभ्यता दोनों अमेरिका के मूल निवासियों की सभ्यता थी, जो दोनों मैक्सिको में थी। माया सभ्यता मक्के की खेती पर आधारित थी, जबकि एज़टेक सभ्यता जो थी वो श्रेणीबद्ध और समुदाय, पुरोहित व अभिजात वर्ग, साथ ही इसमें राजा सर्वोच्च था, सूर्य आराध्य देव थे और मंदिरों में सोने चांदी का प्रयोग देखने को मिला। 3G जो है वो हमने एक रीजन पढ़ा था कि जिस रीजन की वजह से यूरोपीय लोग जो अमेरिका की ओर आकर्षित हुए, जिसमें 3G गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो गोल्ड का अर्थ मतलब धातु, स्वर्ण, चांदी इत्यादि, मसाले इत्यादि के लिए ये लोग वहाँ गए। ग्लोरी यानी औपनिवेशिक विस्तार के लिए ये लोग वहाँ गए और गॉड यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग वहाँ गए। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है। लाख का काम, कुट्टी का काम जयपुर में और गलीचे व दरियां जयपुर के। ये कुट्टी का काम और गलीचे व दरियां हमें जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बताना है और लाख के काम पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी अलग से करनी है। तो लाख का काम जो था वो उसके बारे में हमने पढ़ा कि मणिहार जो लोग कहलाते हैं जो लाख का काम करते हैं। साथ ही लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर और इंद्रगढ़ में ये जो लाख का काम है वह फेमस है। जयपुर के अयाज अहमद इसके फेमस कलाकार हैं। कुट्टी का काम की यदि हम बात करें तो महाराजा राम सिंह, जिनका कार्यकाल था 1835 से 1880, तो उस दौरान ये उनके शासनकाल में ये कागज जो है वो कुट्टी का काम, ये कागज मिट्टी, चौक, गोंद को पीसकर गलाकर लुगदी से ये आकृति बनाई जाती थी और इसके सूख जाने पर इस पर रंग किया जाता था। गलीचे व दरियों की यदि बात करें तो सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर जो गलीचा बनाया जाता है, जितना बारीक धागा व गांठें होती है गलीचा उतना सुंदर व मजबूत बनता है। साथ ही गलीचा आजकल महंगा पड़ता है लोगों को, जिस वजह से लोग दरी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जयपुर व बीकानेर की जेल की बनी दरियाँ, साथ ही नागौर, मालपुरा, केकड़ी की दरियाँ फेमस हैं। फिर अगला प्रश्न था यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के 4 कारण। तो एक कारण हमने 3G अभी पढ़ा, उसके साथ ही चर्च के अत्याचार बढ़ रहे थे, गृह युद्ध जो अमेरिका में आए दिन देखने को मिल रहे थे, साथ ही भूगोल का नवीन ज्ञान इस दौरान देखने को मिला, जिसमें हमने जिक्र किया था ज्योग्राफी नामक पुस्तक जो कि टॉलेमी द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में अमेरिकी संघर्ष के, स्वतंत्रता संघर्ष के कारण के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसमें हमें कार्ल एल बेकर की एक अमेरिकी संघर्ष के बारे में छोटी सी लाइन थी जो हमने लिखी थी कि ये क्रांति जो है वो उपनिवेशों व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। और इसके कारण जो यदि हम पंक्तिबद्ध करें तो कारण में हमने देखा कि मातृ देश के प्रति इनकी सहानुभूति में कमी थी। जो यूरोपवासी जो मूलतः अमेरिका में उपनिवेशिक रूप से रह रहे थे वो खुद ही अपने देश के विरुद्ध थे। साथ ही यूरोप वासियों व अमेरिका वासियों में बौद्धिक जागृति देखने को मिली। गवर्नर और स्थानीय विधान परिषद में आपस में तनाव देखने को मिला। खुला वातावरण हमें देखने को मिला। खुला वातावरण इन लोगों को अमेरिका में इंग्लैंड के बजाय इन लोगों को भाया। साथ ही शुरुआती विद्रोहों का जो इंग्लैंड के द्वारा दमन नहीं किया गया। तो ये कारण रहे अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के। फिर हमें अगले कारण के रूप में हमें देखना है ब्रिटिश संसद व अमेरिकी उपनिवेशों में सैद्धांतिक मतभेद थे और सप्तवर्षीय युद्ध जो थे 1757 से 63, इनका प्रभाव भी हमें एक कारण के रूप में बताना है। साथ ही सम्राट जॉर्ज III की जो आर्थिक नीतियां थी जो कि एक तरह से तात्कालिक कारण रही, जिसमें शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट और चाय कर इत्यादि शामिल किए जाते हैं। फिर हमें अगले प्रश्न में सप्तवर्षीय युद्ध को डिफाइन करना है।
तो 1757 से 63 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुए, जिसमें अंततः इंग्लैंड विजयी रहा। और औपनिवेशिक सैनिकों को अपनी शक्तियों का भान हुआ इससे, और इसके इम्पैक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं कि औपनिवेशिक सैनिकों को अपनी शक्ति का भान हुआ। और इसके रिजल्ट के बारे में हम पढ़ें तो जो क्षेत्र इंग्लैंड ने जीते थे वहाँ पे कैथोलिक फ्रेंच जो रेड इंडियंस थे उनकी संख्या अधिक थी, जिससे इनका जो औपनिवेशिक विस्तार था वो एक तरह से रुक गया था। फिर अगला हमें सम्राट जॉर्ज III की गलत आर्थिक नीतियों के बारे में टिप्पणी करनी है, जो हमने अभी पिछले सेक्शन में की कि इनके द्वारा लाया गया शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट और चाय कर, ये हमने इसके सम्राट जॉर्ज III के कारण के रूप में के द्वारा आर्थिक नीतियों की जो गलत चलाई गई आर्थिक नीतियां थी, जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो फला फूला। फिर अगला हमारा प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी के बारे में हमें टिप्पणी करनी है। तो 26 दिसंबर 1773 की ये घटना थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय के व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया, तो उसका जब बोस्टन वासियों ने विरोध किया तो उस विरोध के दौरान उन्होंने जो शिप्स थे उन शिप्स पर पड़े टी बॉक्सेस, जो चाय के बॉक्स थे, उनको समुद्र में गिरा दिया। तो इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। ये हमारा पहले और दूसरे वीक का रिवीजन था। एक बार फिर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो ये रिवीजन आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा, तो आप प्लीज़ उन पिछले सेशंस को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस सेशन को गो थ्रू करें। अब हम इस वीक का पर्टिकुलर वीक का रिवीजन करते हैं, जिसमें हम थोड़ा डिटेल से रिवीजन करेंगे। प्रथम महाद्वीपीय जो कांग्रेस है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस बोस्टन हत्याकांड के बाद जो सम्राट जॉर्ज III ने प्रतिबंध लगाए थे उनका विरोध करने के लिए 5 सितंबर 1774 को यह आयोजित की गई थी। इसमें अधिकारों की मांग के लिए संयुक्त प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड में भेजा गया और इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, एडम्स और जॉर्ज जे प्रमुख नेता थे। फिर हमें द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के बारे में बताना है कि 10 मई 1775 फिलाडेल्फिया में यह आयोजित की गई। जॉन हैनकॉक इसके अध्यक्ष थे और अंग्रेजों द्वारा सैन्य दमन का इसका प्रयास किया गया। तो इंग्लैंड से संबंध विच्छेद अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए अमेरिका को इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करना जरूरी था। तो उन्होंने सांकेतिक रूप से जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना सेनापति नियुक्त किया और उन्होंने जताया कि ये हमने इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर लिए हैं। फिर ये अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के घोषणा पत्र का एक कोट है कि हम उन तत्वों को स्वयं स्पष्ट समझते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य समान हैं और सृष्टिकर्ता ने उन्हें अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किया है। तो इनके बारे में हमें टिप्पणी करनी थी। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के घोषणा पत्र से उद्धृत किया गया है। जॉन एडम्स द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और रिचर्ड हेनरी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। ये 2 जुलाई 1776 को पारित हुआ और इसके तहत 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला हमें पेरिस की संधि के बारे में बताना है कि 3 दिसंबर 1783 को अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में ये संधि हुई और इसमें 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र माना गया। एक युगांतकारी घटना के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है जब किसी औपनिवेशिक जो देश है उसने उपनिवेश के अगेंस्ट संघर्ष किया और संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। अगला हमारा प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के कारण हमें बताने हैं, जिसमें हमने भौगोलिक दूरी दोनों देशों के बीच में एक कारण के रूप में चिन्हित की। साथ ही युद्ध सामग्री से जो कि इंग्लैंड की युद्ध सामग्री जो थी स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड द्वारा अमेरिका पहुंचने से पहले ही अवरुद्ध कर ली जाती थी। साथ ही स्वजातीय लोगों के विरुद्ध कम आक्रामकता का होना भी इसका एक कारण रहा, क्योंकि इंग्लैंड वासियों को मूलतः वहां पे अमेरिका में अपने ही मूल निवासियों के विरुद्ध युद्ध लड़ना था। साथ ही सेना में अल्प रुचि वाले जर्मन सैनिकों का होना भी एक कारण था, जो कि एक तरह से किराए के सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। और अमेरिका की तरफ जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व, जबकि इंग्लैंड की तरफ से सम्राट जॉर्ज III, मंत्री टाउनशेंड और ग्रीनविले का अयोग्य नेतृत्व इसके एक पराजय के कारण के रूप में गिना जाता है। अगला प्रश्न था हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस व आयरलैंड की राजनीति पर क्या प्रभाव रहा। तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति इससे खराब हुई और इसके सैनिक जो थे वह असंतुष्ट हुए और अंततः इससे क्रांति का जन्म हुआ। आयरलैंड की यदि हम बात करें तो आयरलैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना की मांग की, जो कि मानी गई उनकी। साथ ही व्यापारिक प्रतिबंधों के विरुद्ध इन्होंने मांग उठाई, जो भी इनकी मांग मान ली गई। तो ये अचीवमेंट्स आयरलैंड और फ्रांस के लिए देखने को मिले।
फिर हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों को सूचीबद्ध करना था, जिसमें हमने बताया कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों का उदय, साथ ही लिखित संविधान की मांग जो है वो बढ़ने लगी, मजहबी स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हुई, साथ ही वाणिज्यवाद का जो अंत था वो पूरे यूरोप में देखने को मिला। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उदय देखने को मिला, जो जो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए देश हैं उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का गठन किया। साथ ही फ्रांस और आयरलैंड में जो नए परिवर्तन हमने देखने को मिले, फ्रांस की क्रांति और आयरलैंड में लोकतांत्रिक जो सुधार हैं वो देखने को मिले, और संसद की शक्ति में भी इस दौरान वृद्धि देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो 1789 से 1815 तक क्रांति में हिंसा, युद्ध, निरंकुशता व राष्ट्रीयता का विकास इत्यादि काल के रूप में हमने पढ़ा। साथ ही केंद्रीयकृत व अधिनायकवादी सत्ता जो लुई 14, 15 और 16 के दौरान देखने को मिली। इस दौरान अयोग्य शासक भी इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि में गिने जाते हैं, इनके द्वारा किए गए अयोग्यवादी निर्णय, और इसके साथ ही खर्चीली राजव्यवस्था, जो वर्साय के जो महल थे उनके बारे में हमें बताना है। फिर भ्रष्टाचार युक्त न्याय प्रक्रिया और कानून के बारे में हमें बताना है कि हर मील पर नए कानून और नई चुंगी जो टैक्स कलेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और उसके बाद में असक्षम प्रतिनिधि सभा, जो एस्टेट जनरल, पार्लियामा, इन सब के बारे में हमें बताना है। एस्टेट जनरल और पार्लियामा जो थे वो उस दौरान राजा के प्रभाव में होने के कारण स्वायत्त तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में हमने पढ़ा। फिर हम फ्रांस में सामाजिक असमानता ने क्रांति की पृष्ठभूमि का कार्य किया, इसके बारे में हमें टिप्पणी करनी थी। तो हमने सामाजिक असमानता को डिफाइन करने के लिए पादरी, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग, ये 3 वर्ग थे। जो पादरी और कुलीन वर्ग थे वो विशेषाधिकार युक्त थे और कर से मुक्त थे, जबकि जनसाधारण वर्ग जो था वो विशेषाधिकार मुक्त था और कर से युक्त था। तो ये दोनों के बीच का जो असंतुलन था इसने ही क्रांति को अंजाम दिया, ऐसा मानना था नेपोलियन का, और मूल रूप से ये यही मुख्य कारण भी रहा। साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अगले प्रश्न के रूप में हमें पढ़ना है कि फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीति ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो जैसा कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में फ्रांस की हार हुई थी, तो उस हार का बदला लेने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की तरफ, और माफ़ कीजिएगा, फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की तरफ इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो पार्टिसिपेट किया। हालांकि इसमें अमेरिका स्वतंत्र हुआ, लेकिन फ्रांस को इसको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। असंतुष्ट इसके सैनिक हो गए, उनको भोजन, वस्त्र, वेतन इत्यादि समय पर नहीं मिला, और हमने पढ़ा कि असंतुष्ट सेना जो है वो किसी भी विद्रोह का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। अगले प्रश्न में हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी लेत्र द काशे, पार्लेमा और टाइथ के बारे में। लेत्र द काशे एक ब्लैंक गिरफ्तारी कानूनी पत्र था, जो राजा और राजा के जो प्रतिनिधि हैं किसी को भी का भी नाम लिखकर उसे गिरफ्तार कर सकते थे। पार्लेमा कानूनों को पंजीकृत करने वाली एक संस्था थी जो कि राजा के दबाव में थी, स्वायत्त नहीं थी। टाइथ जो है वो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था, जो कि कुल फसल का 10वां हिस्सा 10% हिस्सा होता था। फ्रांस में क्रांति से पूर्व किए गए सुधारात्मक प्रयासों के बारे में हमें बताना था। तो पहले हमें तुर्गो, जो लुई 16 के समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके बारे में बताना है कि व्यय में इन्होंने कटौती की और आय में वृद्धि की। इसमें 3 नियम, दिवालियापन नहीं, कर वृद्धि नहीं, कोई ऋण नहीं, ये नियम निकाले। साथ ही स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत और कोरवी नामक जो कर था जो किसानों के लिए दुखदायी था, उसका अंत किया। रानी मौरी और कुलीनों ने अंततः इसको षड्यंत्र पूर्वक हटा दिया जब इन्होंने विशेषाधिकार को हटाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद में नेकर अगले फाइनेंस मिनिस्टर आए, जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग न लेने की राजा को सलाह दी। साथ ही इन्होंने कहा कि राजकीय आय व्यय का प्रकाशन हमें कराना चाहिए, जो कि इन्होंने सार्वजनिक प्रकाशन कराया और जिससे इनको भी पद से हटा दिया गया। फिर कैलोन अगले फाइनेंस मिनिस्टर आए, जिन्होंने आते ही तीनों सामाजिक वर्गों की समाप्ति और समान रूप से सब पर कर लगाने की मांग कर दी। तो इनका बहुत विरोध हुआ, जिसके बाद में इन्होंने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद में ब्रिया अगले वित्त मंत्री के रूप में देखने को मिले, जिनकी सलाह पर ही एस्टेट जनरल की बैठक आयोजित की गई।
फिर हमने पढ़ा एस्टेट जनरल के बारे में हमें बताना है। तो ये 3 वर्गों की प्रतिनिधि सभा थी, सलाहकारी संस्था थी, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। इसमें हम 3 वर्ग पढ़ते हैं, और पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के विरुद्ध जो जनसाधारण विरुद्ध वर्ग के जो मांग थी उसके बारे में इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से ही फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में हमें रूसो के योगदान के बारे में बताना है। तो इनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन आज वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और नेपोलियन ने भी रूसो को ही प्रमुख उत्तरदायी व्यक्ति माना है क्रांति के लिए। फिर मॉन्टेस्क्यू का बौद्धिक जागरण में क्या योगदान था? तो हमने पढ़ा कि शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया है, वो आज भी प्रजातंत्र का आधार है। इनकी जो रचना है फारस के खेत, उसमें फ्रांस के रीति रिवाजों व निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र का विरोध किया गया है। फ्रांस की क्रांति की 4 प्रमुख घटनाओं के बारे में हमें बताना है। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग, जो कि 5 मई 1789 को आयोजित की गई। इसके बाद में 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई। फिर 27 जून को राष्ट्रीय महासभा का गठन कर लिया गया। अंततः 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग के पतन के रूप में एक क्रांति के रूप में हमें क्रांति की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। फिर वोल्टेयर का बौद्धिक जागरण में योगदान। तो वोल्टेयर ने ईश्वर के बारे में कहा कि ईश्वर जो है वो चर्च व बाइबल में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में है। इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए चर्च के भोग विलास को जिम्मेदार बताया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इनका फेमस कोट, जो हम डेली राजस्थान पत्रिका में पढ़ते हैं। इसके बाद में बास्तिल दुर्ग के पतन के बारे में हमें बताना कि राजा ने क्रांति में सेना को उतारने का जब निर्णय लिया तो लोगों ने विरोध किया। विरोध स्वरूप लोग बास्तिल के किले पर चढ़ गए और किले पर आक्रमण कर वहां पर कैदियों को छुड़ा लिया। और किले के पतन के दौरान इन्होंने किले के जो अवशेष थे उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में संजो कर रखा। और ये घटना 14 जुलाई 1789 को घटित हुई, और ये एक तरह से राजा की निरंकुशता के अंत का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमने बास्तिल के दुर्ग के बारे में पढ़ा। ये हमारा रिवीजन सेशन पूरा होता है। हिंदी और इंग्लिश के लिए एक अलग से रिवीजन वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।